नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इन्हीं अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर चर्चा हुई। कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नजर आए। साथ ही बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों के सीएम से सलाह ली गई। वहीं कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने ट्रेन चलाने का विरोध किया। वहीं इस बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या लॉकडाउन पार्ट 4 भी होगा? क्या 17 मई के बाद पहले जैसी होगी जिंदगी? खत्म होगा घरों का बंधन? फिर से काम पर लौटेगा हिंदुस्तान? ऐसे कई सवाल हैं जो देश के नागरिक के हर जहन में घूम रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और देश में जारी कोरोना काल के हालातों पर चर्चा की। ये बैठक कितनी अहम थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई घंटों तक चली और पीएम ने हर राज्य के सीएम को सुना और अपनी बात कही। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बैठक में पीएम मोदी अपने दल बल के साथ मौजूद हैं और चर्चा के दौरान पॉइंट्स को भी नोट कर रहे थे। इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं, जिसको लेकर कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना से जंग के लिए जन से जग तक का नया नारा दिया। सूत्रों की माने तो कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। पंजाब, तेलंगाना, बिहार और बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के बिना नहीं चल सकता। लेकिन सूत्रों की माने तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर दिल्ली के सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां खोल देनी चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी राज्यों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का फैसला राज्यों को सौंपा जाए, इस तरह का जिक्र किया। साथ ही राज्य तय करे कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन कौन कौन से होंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 200 दिन की मजदूरी भी दी जाए। लेकिन इस मैराथन मंथन के दौरान कई राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेन चलाने का विरोध किया। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने कहा कि चेन्नई और दिल्ली के बीच 12 मई से ट्रेन शुरू की जा रही है। चेन्नई में पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में 31 मई तक यहां ट्रेन चलाना सही नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्रेन चलाने का विरोध किया। सूत्रों की माने तो इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने पुराने अंदाज में दिखी। उन्होंने कहा कि केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी राज्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, हमें टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। हालांकि पीएम मोदी ने सभी राज्यों को लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर 15 मई तक ब्लूप्रिंट बनाने को कहा है, जिसमें लॉकडाउन और उसमें धीरे धीरे राहत दिए जाने के दौरान उन सभी बारीकियों का जिक्र किया जाना चाहिए जिनका सामना सभी राज्यों को करना होगा। अब लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी या नहीं, फैक्ट्री खुलेगी या नहीं, या फिर ताला जड़ा रहेगा, ऐसे कई सवालों का जवाब अगले 4 से 5 दिनों में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और बंगाल के साथ ज्यादातर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगा है कि आगे का लॉकडाउन किस रूप में होना चाहिए। ज्यादातर राज्यों ने कहा कि रेड जोन को जिला स्तर पर रखने के बजाय कंटेनमेंट जोन में रखा जाए। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन 4 में भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने की मांग की है।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद लॉकडाउन के भविष्य पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उद्योगपतियों ने लॉकडाउन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा कि अगर लॉकडाउन को लंबे समय तक बढ़ाया गया तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। लॉकडाउन से लाखों लोगों की जान बची है, लेकिन अब मजदूर और निचले तबके के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ी है। हमारी आबादी और बाकी दुनिया के मुकाबले कम मामलों को देखते हुए अधिक जांच के साथ साथ संक्रमण के नए मामलों की बढ़ोतरी अपरिहार्य है। हम सुगमता से ग्राफ के समतल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन ने मदद नहीं की है। भारत ने अपनी सामूहिक लड़ाई में लाखों संभावित मौतों को टाला है। और कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश में आज से रेल सेवा बहाल हो रही है। रेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली से शुरू होने वाली सभी 15 ट्रेनों की टाइमिंग जारी कर दी गई है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग 15 शहरों में जाएंगी और जोड़ी के हिसाब से चलेंगी, यानी अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। सोमवार शाम 4 बजे के बाद से इन ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट बुक हो सकेंगे। रेलवे और IRCTC के एजेंटों के जरिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अब तक 54,000 से ज्यादा ऑनलाइन टिकट बुक हो चुके हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि रेलवे टिकट ही कर्फ्यू पास की तरह काम करेगा। और हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विमल, आज से 15 शहरों के लिए ट्रेन चलने जा रही है। ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि लोग स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? इसको लेकर क्या सुविधाएं हैं, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के सवाल लोगों के मन में भी उठे थे कि स्टेशन तक कैसे वो जा पाएंगे, क्योंकि जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, रोक है बाहर निकलने से घरों से। तो ये साफ कर दिया गया है रेलवे की तरफ से भी और MHA की तरफ से भी कि जो ई-टिकट है उसको दिखाकर, उसको अपने फोन में रखें, उसको दिखाकर जो भी बैरिकेड पर चाहे इंटरस्टेट हो चाहे बॉर्डर्स हो वहां से क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर नई दिल्ली स्टेशन पर बात करें तो तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। शाम 4 बजे पहली ट्रेन यहाँ से जाएगी। इसके अलावा जो श्रमजीवी एक्सप्रेस है जो श्रमिकों के लिए चल रही है, वो भी आज 2 ट्रेनें यहाँ से हैं और वो 3 बजे के करीब यहाँ से चलेगी। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए भी ट्रेन चलेंगी और इसके अलावा 3 जगह आज ट्रेन जाएगी। यहाँ से शाम 4 बजे जो बिलासपुर डिब्रूगढ़ के लिए निकलेंगी, रात को 9 बजे भी ट्रेन जाएगी। तो ये कहा जाएगा कि ये एक कोशिश है, जिस तरीके से लॉकडाउन में पूरी तरह से सब कुछ ठप पड़ा था उसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे इन चीज़ों को खोला जा रहा है। जैसे रेलवे सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, क्योंकि लोग जो कई दिनों से अपने इलाकों में फंसे हुए थे वो अब आवाजाही कर सकते हैं। इसके जरिए आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि जब टिकट की बिक्री शुरू हुई तो केवल 10 मिनट में ही तमाम टिकट्स बिक गई थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है किस तरीके से फंसे हुए थे। जो फंसे हुए लोग हैं वो किस तरीके से जगह जाना चाहते हैं। जी, क्या आप वहाँ स्टेशन पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देख पा रहे हैं? क्या वहाँ पर सामान उठाने के लिए कूली भी है? देखिए पहली ट्रेन क्योंकि 4 बजे है और उससे 1.5 घंटे पहले ही यहाँ पर पैसेंजर्स को अलाउड किया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि सुबह का वक्त है। यहाँ पर अभी तो किसी को भी एंट्री नहीं करने दी जा रही है स्टेशन में। लेकिन ये साफ तौर पर स्टेशन में जो लोग मिले उन्होंने साफ कहा है कि तमाम तैयारियां जो भी हो सकती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात कि जो भी स्टाफ उस वक्त स्टेशन पर मौजूद रहेगा उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे इस सिचुएशन को उन्हें हैंडल करना है, कैसे जो पैसेंजर आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी, कैसे उन्हें आगे ट्रेन तक भेजना है। तो तमाम चीज़ों की उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और वो जो 2 बजे से यहाँ पर लोगों की आवाजाही शुरू होगी। अभी फिलहाल स्टेशन पर कोई भी मौजूद नहीं है, केवल सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया विमल आपका इस अपडेट के लिए। और भारतीय रेल के बाद अब दिल्ली मेट्रो की सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली मेट्रो के ट्वीट से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मेट्रो सेवाएं जल्द शुरू हो सकती है। DMRC ने ट्वीट कर कहा है कि सुरक्षित संचालन शुरू करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग कर्मचारियों को स्टेशनों पर तैनात किया गया है ताकि यात्रियों के आवागमन क्षेत्रों
और एएफसी गेट्स, लिफ्ट और एस्केलेटरों की सफाई सुनिश्चित की जा सके। संपूर्ण लॉकडाउन में 22 मार्च से ही मेट्रो की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। उधर पंजाब में कैबिनेट मंत्रियों और सीनियर आईएएस अधिकारियों के बीच की तनातनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मंत्रियों और मुख्य सचिव करण अवतार सिंह के बीच हुई बहस अब नाक का सवाल बन गई है। 2 दिन पहले हुई बहस के बाद मंत्री प्री कैबिनेट मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। ये बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन हो नहीं सकी। मंत्रियों ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुख्य सचिव को हटाने की मांग की है। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि जब तक करण अवतार सिंह मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे, तब तक मंत्री मीटिंग में नहीं आएंगे। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुख्य सचिव और अन्य सीनियर आईएएस अफसरों पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे शराब व्यवसाय से जुड़े हैं और इसी वजह से ये सीनियर अफसर पंजाब में कुछ शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तनातनी के बीच पंजाब कैबिनेट में राज्य की नई आबकारी और शराब नीति को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका और अंत में कैबिनेट ने फैसला किया है कि सभी अधिकार सीएम को दे दिए गए हैं और आबकारी और शराब नीति सीएम ही तय करेंगे और जो भी नुकसान या फायदा होगा उसको लेकर सीएम खुद ही फैसला करेंगे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको जेब नहीं देता। अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। और हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो तनातनी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या कुछ सुलह की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से कल सारा कैबिनेट में एक वाकया हुआ, जो पंजाब के लिए त्रासदी ही कहा जा सकता है कि एक और पंजाब में लगातार ही जो कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते भी चले जा रहे हैं और लगातार कोरोना फैल भी रहा है, और उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय पंजाब जो कैबिनेट है वो शराब के ऊपर चर्चा करती है और जो ऑफिशियल एजेंडे की जगह अनऑफिशियल एजेंडा अडॉप्ट कर लिया जाता है। और इसी बीच क्योंकि कल की कैबिनेट में मुख्यमंत्री भी थे, तो कैबिनेट के जो मंत्री थे, चाहे वो मंत्री पाल से चन्नी थे या दूसरे मंत्री थे, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सिंह इस मीटिंग में आएंगे तो वो किसी भी मीटिंग में हाजिर होंगे। तो सीधा सीधा साफ और स्पष्ट कर दिया गया था कि करण अवतार सिंह की अब छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यवहार पिछली जो कैबिनेट मीटिंग में रहा है तो वो ना बर्दाश्त है। तो इसी के ऊपर कल बेशक जो मुख्य सचिव थे करण अवतार सिंह ने आधे दिन की छुट्टी भी ले ली थी और वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए और कैबिनेट मीटिंग एज ए चीफ सेक्रेटरी अटेंड की होम सेक्रेटरी ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं पर मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि आपकी यदि कोई एतराज है तो आप उसके दीजिए। तो वहां पर लिखती इनसे नोट भी ले लिया गया है मंत्रियों से। तो अब लग रहा है क्योंकि जिस तरह से शराब के ऊपर लगातार ही राजनीति प्रदेश में गरमाती भी जा रही है और वहीं पर जो अपोजिशन के नेता है विक्रम सिंह मजीठिया, तो उनका कहना था कि सीधे सीधे अहम का सवाल, ईगो का सवाल बन गया है कि यदि क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, लोगों को सुविधाएं दी जानी है, लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध किया जाना है, तो उसके ऊपर ना चर्चा करके सिर्फ और सिर्फ शराब के ऊपर ही चर्चा करना किसी भी तरह से इस समय अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर्फ राजनीति है और राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह अमन अरोड़ा ने भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार ही हमला कर रही है कांग्रेस सरकार के ऊपर, वहीं पर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बात बता रहे हैं कि एक तरह से सीएम ने भी सहमति जता दी है। और क्योंकि कल कई ऑफिसर भी मीटिंग में थे, तो मंत्रियों ने सीधा सीधा कह दिया कि हम अफसरों के हाजिरी में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जितने भी ऑफिसर थे वहां पर उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया और
मुख्यमंत्री के पास हर एक ने अपनी अपनी बात रखी कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो मुख्य सचिव है कर्नल अवतार सिंह के लिए अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ही कांग्रेसी विधायक भी उनके ऊपर हमला भी कर रहे हैं, चाहे वो अमरिंदर सिंह राजा बड़ेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि उनका जो लड़का है वो शराब व्यवसाय में है और एक डिस्टिलरी में वो पार्टनर तक बता दिया गया। फिलहाल सारी बातें की जा रही हैं कि सभी बातों की इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। जी विशाल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और महाराष्ट्र कोरोना के लिहाज से खतरनाक होता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1230 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 36 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 23,401 हो गई है। वहीं अब तक 868 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। वहीं 4,786 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। और मुंबई में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 791 केस आने के साथ ही मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 14,355 पहुंच गया है। 24 घंटे में मुंबई में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में 528 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अब तक अपनी जान गंवाई है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की अगर हम बात करें तो यहाँ 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में अब तक 916 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसमें से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, जो आंकड़ा है मुंबई में धारावी में खासकर, वो तेजी से बढ़ रहा है। क्या अगर टेस्ट की बात करें तो पर डे कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? और अगर लॉकडाउन के पालन की बात करें तो इस बढ़ते आंकड़े के बीच लॉकडाउन का कितनी सख्ती से वहां पे पालन कराया जा रहा है? देखिए, धारावी की बात करें तो धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लॉकडाउन की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन का पालन बड़ी ही सख्ती से वहां पर किया जा रहा है। कई इलाकों को वहां पर सील किया गया है। अब बात करें कोरोना की, वहां पर कोरोना लगातार फैल रहा है। उसका कारण है घनी आबादी। लोग को अलग अलग नहीं किया जा सकता। वहां पर बहुत ही कम इलाके में बहुत ज्यादा वहां की जनसंख्या है, तो जिसके चलते ये महामारी तेजी से वहां पर फैल रही है। एक दिन में 57 जैसे मरीज वहां पर मिल रहे हैं। और इसके अलावा अब ये धारावी से होकर आगे जाकर माहिम और दूसरे अन्य अगल बगल के इलाके में भी ये कोरोना तेजी से वहां पर फैलता हुआ जा रहा है। केंद्र की कमेटी भी पिछले दिनों आई थी और उसने भी धारावी का दौरा किया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ उपाय वहां पर किए गए हैं, लेकिन उससे नाखुश ये कमेटी वहां पर नजर आई थी और कमेटी ने अपने नए नए जो उपाय है वहां पर उनको बताए थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और भी है कि बीएमसी की वहां पर टेस्ट की अगर बात करें तो रोजाना वहां पर सैकड़ों टेस्ट वहां पर किए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार का एक नया नियम आया है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है उसको क्वारंटीन रखा जाएगा और ज्यादा गंभीर हो तो उस पर इलाज किया जाता है, लेकिन क्वारंटीन होने के बाद उन्हें घर छोड़ा जा रहा है।